Hello everyone, I'm Devanshi and I'm a second year medical student, and today I'm going to teach you guys about hemolytic anemia and the blood loss anemia. So let's begin. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एनीमिया के हमने 3 टाइप्स पढ़े थे. तो हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था जस्ट वाली. अब हम पढ़ेंगे हिमोलिटिक एनीमिया एंड देन हम पढ़ेंगे ब्लड लॉस एनीमिया. हिमोलिटिक एनीमिया को हम पढ़ते हैं. हीमोलिटिक एनीमिया जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है कि हीमोलिटिक एनीमिया में बेसिक चीज़ क्या होती है. वो होता है द एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी. मतलब आरबीसीज जो होता है, आरबीसीज जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है. तो जब डिस्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है, हीमोलिटिक एनीमिया. ना हीमोलिटिक एनीमिया के टाइप्स होते हैं. अब टाइप्स जो जाते हैं वो किस पर डिवाइड होता है, मतलब हीमोलिटिक एनीमिया एक्चुअली किस फैक्टर पर डिवाइड करके हम ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली ये इस टाइप का, ये उस टाइप का है. तो वो होता है आरबीसी मेम्ब्रेन के. मतलब एक तो आरबीसी के अगर अंदर है देन इट इज़ इंट्रावास्कुलर हीमोलिटिक एनीमिया. देन अगर आरबीसीज के बाहर है देन इट इज़ एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिटिक एनीमिया. तो इंट्रावास्कुलर हीमोलिटिक एनीमिया मतलब आरबीसी मेम्ब्रेन के अंदर, इंट्रिंसिक टू द आरबीसी मेम्ब्रेन, देन इट इज़ इंट्रावास्कुलर हीमोलिटिक एनीमिया. इंट्रावास्कुलर हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर तुम्हारे 2 टाइप्स आते हैं. मतलब एक उसका हेरिडिटरी वाला होता है और एक जो होता है जो एक्वायर्ड होता है. तो हेरिडिटरी के अंदर जो हो जाता है उसके अंदर 3 टाइप्स आते हैं. तो मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से कौन सा आता है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस. कौन सा, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस. देन सेकेंड वन जो होता है एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से. अब एंजाइम डेफिशिएंसी के अंदर कौन सी एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोलिटिक एनीमिया डेवलप हो रहा है, दैट इज़ द G6PD डेफिशिएंसी की वजह से जो हीमोलिटिक एनीमिया, तो वो हो जाएगा तुम्हारे एंजाइम डेफिशिएंसी के अंदर. थर्ड वन इज़ द हीमोग्लोबिनोपैथीज. मतलब हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर कोई डिफेक्ट है उसकी वजह से हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा है. तो वो हो जाएगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया. एंड सेकेंड वन इज़ द थैलेसीमिया. नाउ द एक्वायर्ड कॉज के अंदर देखते हो. तो एक्वायर्ड जो जाता है उसमें आता है PNH, दैट इज द पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया. पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया. जो PNH जो होता है, जो पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया, ये तुम्हारा अभी फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन PNH के बारे में इतना पता होना चाहिए कि एक्चुअली एक रेयर डिजीज़ होता है. पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया के अंदर तुम ये जान लो कि ये जो जाता है तुम्हारे एप्लास्टिक एनीमिया से काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होता है. एप्लास्टिक एनीमिया में तुम्हें पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलता है जो मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ. तो इसमें भी तुम्हें पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलता है. देन सेकंड थिंग ये है कि काफ़ी ज़्यादा रेयर डिजीज़ होती है. पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया काफ़ी ज़्यादा रेयर है. सेकंड थिंग ये कि बोन मारो इम्पेयरमेंट हो जाता है एंड ब्लड क्लॉट्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है इसके अंदर, और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है. नाउ अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस के बारे में. एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस जो जाता है इसके अंदर एक होता है एक इम्यून मेडिएटेड, एक होता है एक नॉन इम्यून मेडिएटेड. इम्यून मेडिएटेड में आता है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया. सेकेंड वन इज़ द ABO एंड RH इनकम्पैटिबिलिटी. नॉन इम्यून मेडिएटेड में आता है तुम्हारे इन्फेक्शंस की वजह से जो हीमोलिटिक एनीमिया डेवलप होगा वो. अब हम बात करते हैं फर्स्ट इंट्रावास्कुलर हीमोलिटिक एनीमिया का हेरिडिटरी वाले पार्ट में से मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स में भी हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के बारे में बात करते हैं. अब हम बात करते हैं हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के बारे में. तो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस जो जाता है वो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है. ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है. अब क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो तुम्हारी आरबीसी मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं. तो आरबीसी मेम्ब्रेन की जो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं. ये जो प्रोटीन्स जो जाते हैं अगर इन प्रोटीन्स के अंदर क्या हो जाती है, कुछ म्यूटेशन हो जाती है तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल आरबीसी मेम्ब्रेन हो जाती है. अब हम जान लेते हैं प्रोटीन्स होते कौन कौन से हैं. ये होते हैं 4 प्रोटीन्स होते हैं जिसमें से पहला नाम है एंकाइरिन, दूसरा है स्पेक्ट्रीन, थर्ड वन इज बैंड 3 एंड फोर्थ वन इज बैंड 4.2.
4 प्रोटीन्स होते हैं, यही प्रोटीन्स होते हैं जो एक्चुअली तुम्हारी आरबीसी मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो वो कौन सा होता है, तो एंकाइलिन, सेकेंड वन इज स्पेक्ट्रीन, थर्ड वन इज बैंड 3, फोर्थ वन इज बैंड 4.2। तो अगर इनके अंदर क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी इनके अंदर, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल आरबीसी मेम्ब्रेन हो जाएगी, क्योंकि यही तो एक्चुअली मेंटेन करे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे ना आरबीसी मेम्ब्रेन को। इनमें म्यूटेशन तो अनस्टेबिलिटी, तो स्टेबल नहीं रहेगी आरबीसी मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से जब स्टेबिलिटी नहीं होती है तो आरबीसी मेम्ब्रेन की जो शेप जो थी, पहले तो बाइकॉनकेव होती है ना नॉर्मल शेप, तो वो चेंज हो जाती है, स्फेरिकल हो जाती है। स्फेरिकल हो जाती है तो क्या हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्प्लीनिक साइनसॉइड जो जाती हैं, जो उसके अंदर क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। जब वो स्प्लीनिक साइनसॉइड्स के अंदर ट्रैप हो जाएगी, तो जब स्प्लीन के अंदर ट्रैप हो गई तो स्प्लीन जो जाता है इसको क्या कर जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो डिस्ट्रॉय कर देगा इसको, जिसकी वजह से स्प्लीन के अंदर, स्प्लीन इसको तोड़ रहा है, मतलब इसको किल कर रहा है अब इस चीज़ को, तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस। अब एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस क्यों की, पहले तो तुम ये देख लो कि जो हिमोलिसिस, जो हिमोलिटिक एनीमिया के अंदर क्या होता है, मेनली हिमोलिसिस होता है, मतलब एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। अब वो क्या होता है, हिमोलिसिस, जब हिमोलिसिस भी दो तरह का होता है, एक तो इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस, एक होता है एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस। तो जो इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस जो हो जाता है, वो तुम्हारी ब्लड वेसल के अंदर जो हिमोलिसिस हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस। और जो तुम्हारा कहीं जैसे लिवर के अंदर हिमोलिसिस हो रहा है या फिर स्प्लीन के अंदर हिमोलिसिस हो रहा है, तो उसको कहा जाता है एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस। तो यही एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस हो रहा है, क्योंकि स्प्लीन के अंदर स्प्लीन कर रहा है हिमोलिसिस, तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस। अब हम बात करते हैं, ये चीज़ देखना है कि जो, अब ये चीज़ जनरल है कि जो मोस्ट कॉमन प्रोटीन डिफेक्ट हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में, मोस्ट कॉमन प्रोटीन डिफेक्ट जो देखने को मिलता है वो होता है एंकाइलिन के अंदर। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में अगर जो मोस्ट कॉमन प्रोटीन डिफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, एंकाइलिन की वजह से। वेयर एज हेरिडिटरी इलेप्टोसाइटोसिस के अंदर जो मोस्ट कॉमन प्रोटीन डिफेक्ट जो होता है वो स्पेक्ट्रीन के अंदर होता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो तुम्हारे आरबीसी शेप को मेंटेन करता है वो तुम्हारा होता है स्पेक्ट्रीन। अगर म्यूटेशन तुम्हें ग्लाइकोफोरिन के अंदर नहीं दिखने को मिलती है, ये जो ग्लाइकोफोरिन जो जाता है वो तुम्हारी जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है आरबीसी मेम्ब्रेन को, और यही तुम्हारा एक्चुअली क्या होता है, यही तुम्हारा मार्कर होता है फॉर दी आरबीसीज। क्या होता है, मार्कर होता है आरबीसीज के लिए, ग्लाइकोफोरिन तुम्हारा मार्कर होता है आरबीसीज के लिए। नाउ अब हम बात करते हैं दूसरा जो तुम्हारा था एंजाइम डेफिशिएंसी। एंजाइम डेफिशिएंसी में हम G6PD डेफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। तो G6PD डेफिशिएंसी क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है, मेनली इसके अंदर मेल ज़्यादा अफेक्टेड होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, HMP शंट पाथवे तुमने पढ़ा होगा, तुम अगर नहीं पढ़ा भी, अगर पढ़ा भी नहीं है तो तुम मेटाबॉलिज्म में पढ़ोगे बायोकेम में। तो क्या होता है, HMP शंट पाथवे में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। तो यहाँ पर तुम्हें G6PD एंजाइम चाहिए होता है, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम चाहिए होता है। G6PD की फुल फॉर्म क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम चाहिए होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करने के लिए इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। तो यहाँ पर तुम्हारा NADP जो जाता है इज कन्वर्टेड टू NADPH, कन्वर्ट हो जाता है। अब जब NADPH फॉर्म हो जाता है, यही NADPH जो जाता है ये तुम्हारा ग्लूटाथियोन को रेड्यूस ग्लूटाथियोन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। NADPH ग्लूटाथियोन को रेड्यूस ग्लूटाथियोन में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। ये रेड्यूस ग्लूटाथियोन जो जाता है वो तुम्हारे H2O2 को कन्वर्ट करता है H2H2O में, मतलब फ्री रेडिकल्स को किस में मतलब फ्री रेडिकल है H2O2, तो फ्री रेडिकल को ख़त्म कर रहा है ना, क्योंकि H2O2 को कन्वर्ट कर रहा है H2O में, जिसकी वजह से कोई फ्री रेडिकल जनरेशन नहीं होती है। लेकिन क्या हो जाता है, जब तुम्हारी G6PD क्या हो जाएगी, जब तुम्हारी G6PD डेफिशिएंसी हो जाएगी तो तुम्हारा H2O2 का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
अब H2O2 का लेवल बढ़ जाएगा, तो H2O2 का लेवल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि G6PD डेफिशिएंसी है, G6PD डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ग्लूकोज 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट नहीं होगा, इसकी वजह से NADPH जनरेट नहीं होगा, NADPH जनरेट नहीं होगा तो ग्लूटाथियोन रिड्यूस ग्लूटाथियोन में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से H2O2 कन्वर्ट नहीं होगा H2O में, जिसकी वजह से H2O2 को क्या हो जाएगी? एक्यूमुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हीमोलिसिस हो जाएगी, ऑक्सीडेज स्ट्रेस की वजह से तुम्हारी क्या हो जाएगी? हीमोलिसिस। अब यही हीमोलिसिस सिर्फ तब होगी जब तुम्हारी फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट होगी, मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेज स्ट्रेस हो जाएगा, तभी हीमोलिसिस होंगी ना, हीमोलिसिस तभी होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इंटरमिटेंट अटैक्स देखने को मिलते हैं हीमोलिसिस की, मतलब सिर्फ तब होगी जब फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट होंगे, जब फ्री रेडिकल्स नहीं होंगे तब कोई हीमोलिसिस नहीं होगी। सो दैट्स वाई क्या देखने को मिलते हैं? इंटरमिटेंट अटैक्स ऑफ हीमोलिसिस। डन। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज, जो तुम्हारा थर्ड था इन दी हेरिडिटरी कॉज ऑफ इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस में, हीमोग्लोबिनोपैथीज में पहला तुम पढ़ोगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की पहले अगर हम पहले थोड़ा सा इंट्रो होते हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज एग्जैक्टली में क्या होता है। पहला तुम देखो कि जो तुम्हारा जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो जाता है एडल्ट के अंदर, वो क्या होता है? 3 हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, HbA, HbF एंड HbA2। HbA जो हो जाता है वो हीमोग्लोबिन कौन सा होता है? अल्फा 2 बीटा 2 चेन होती है इसके अंदर। HbF में क्या होता है? फीटल हीमोग्लोबिन, जो तुम्हारा अल्फा 2 गामा 2 होता है। HbA2 जो जाता है उसमें अल्फा 2 डेल्टा 2 होता है। तो HbA जो होता है अल्फा 2 बीटा 2, वो 95 से लेकर 97% कौन सा होता है तुम्हारा? HbA। वेराज HbA दर इज अ फीटल हीमोग्लोबिन, वो तुम्हारा Hb गामा 2 होता है, ये तुम्हारा लेस देन 1% होता है। HbA2 जो जाता है वो अल्फा 2 डेल्टा 2 2 to 3.5% होता है तुम्हारा क्या? HbA2। अगर इन तीनों में से किसी में भी डिफेक्ट हो जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज, मतलब कहीं भी कोई भी इसमें से कोई भी अगर थोड़ा सा डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से कोई भी सिंथेसिस किसी की भी ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिनोपैथीज। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिनोपैथीज। नाउ सिकल सेल एनीमिया को पढ़ता है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? बेसिक चीज़ क्या होती है सिकल सेल एनीमिया में? पॉइंट म्यूटेशन होती है। क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन होती है। बेसिक चीज़ कुछ भी बोले पॉइंट म्यूटेशन होता है। अब पॉइंट म्यूटेशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कहाँ पर होता है। 6th पोजीशन जो जाती है बीटा चेन की, 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड जो जाता है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वेलाइन। तो बीटा चेन की 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड जो जाता है वो तुम्हारा वेलाइन से क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हीमोग्लोबिन S, मतलब सिकल सेल हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है? प्रोडक्शन हो जाती है। अब सिकल सेल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन है, ठीक है, बंदे के अंदर है सिकल सेल हीमोग्लोबिन। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं, या तो सिकल सेल ट्रेट होगा या फिर तुम्हारा सिकल सेल डिजीज़ होगा। सिकल सेल ट्रेट कब होगा? जब तुम्हारा HbA जो होता है, जो तुम्हारा नॉर्मल पर्सन के अंदर 95 से लेकर 97% होता है, वो तुम्हारा सिकल सेल ट्रेट के अंदर 60% होगा एंड HbS क्या होगा? 40%। सिकल सेल डिजीज़ के अंदर जो तुम्हारा नॉर्मल पर्सन जो सिकल सेल डिजीज़ के अंदर क्या होता है? HbS का लेवल 90% से क्या होता है? ज़्यादा होता है। सिंपल सी चीज़ है डिफ्रेंशिएट करने में ट्रेट से डिजीज़ को। ट्रेट के अंदर क्या हो जाएगा? HbS का लेवल 40%, वेराज डिजीज़ के अंदर क्या हो जाएगा? HbS का लेवल 90% से ज़्यादा होगा। HbA इसके अंदर 60% होता है, बाकी जो बच्चा कुछ होगा वो तुम्हारा HbF होगा और HbA होगा और तुम्हारा HbA2 हो जाएगा। नाउ अब क्या होता है? अब बात करते हैं कि पर्सन में सिकल सेल डिजीज़ है तो उस चीज़ में एक्चुअली इसको क्या क्या फेस करना पड़ेगा। नॉर्मल RBCs हैं, ठीक है, हाइपॉक्सिया हो गया। हाइपॉक्सिया मतलब नॉर्मल RBCs हैं, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या हो जाए? ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हाइपॉक्सिक कंडीशन हो रही है। हाइपॉक्सिक कंडीशन होने की वजह से नॉर्मल RBCs जो जाती हैं उसके अंदर क्या हो जाती है? वो सिकल शेप हो जाती है, सिकल शेप की RBCs की फॉर्मेशन होने लग जाती है। क्या हो जाएगा? सिकलिंग ऑफ द RBC, मतलब सिकलिंग ऑफ द सेल्स देखने को मिलेगा। सिकलिंग ऑफ द सेल्स जब हाइपॉक्सिया कंडीशन क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी, तो RBC जो आती है नॉर्मल शेप मतलब बाइकॉन्केव शेप में आ जाएगी। जब बाइकॉन्केव शेप में आ जाएंगी तो उसके बाद क्या होता है? अब रिपीटेड साइकिल देखने को मिलती है ऑफ द सिकलिंग एंड डी सिकलिंग की, रिपीटेड साइकिलिंग देखने को मिलती है, ऑफ सिकलिंग एंड डी सिकलिंग की रिपीटेड साइकिल देखने को मिलती है।
जिसकी वजह से अब यही रिपीटेड साइकिल, मतलब एक बार सिकलिंग हो रही है, फिर डीसिकलिंग हो रही है, सिकलिंग डीसिकलिंग होने की वजह से तुम्हें सिकल सेल पॉलीमर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सिकल सेल पॉलीमर की फॉर्मेशन हो जाएगी। यही सिकल सेल पॉलीमर का, अब सिकल सेल पॉलीमर है, कैसे बता सकते हो कि हाँ सिकल सेल पॉलीमर की फॉर्मेशन हो चुकी है? उसके अंदर क्या होता है, 3 एस होते हैं उसके अंदर, 3 एस। अब 3 एस कौन से होते हैं? पहला एस होता है कि वो क्या होता है, स्टिफ होती है। आरबीसी मेम्ब्रेन क्या होता है, स्टिफ होती है। दूसरी ये आरबीसी मेम्ब्रेन स्टिकी होती है। तीसरी ये कि आरबीसी मेम्ब्रेन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो स्टिफ, स्टिकी एंड डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो तुम्हारा अब ये चीज़ है तो स्प्लीन के अंदर जाएगा। ये स्प्लीन के अंदर जाने के बाद एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस हो जाएगा। स्प्लीन के अंदर जाएगा सिकल सेल पॉलीमर, मतलब सिकल सेल शेप की जो आरबीसीज होती हैं वो जाएगा तुम्हारे स्प्लीन के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस हो जाएगा। अब दूसरी बात ये कि जो स्टिकी होने की वजह से ये जो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर जाके क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। अब स्टिक हो जाएगा तो ये जो हो जाएगा माइक्रोवास्कुलर ऑक्लूजन्स कॉज करेगा। माइक्रोवास्कुलर ऑक्लूजन, इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर जाके ये क्या हो जाएगा, स्टिकी है, स्टिक कर जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ब्लॉक करेगा जो वेसल्स जो होती है, जो छोटी सी वेसल्स जो होती है, जो बहुत ज़्यादा छोटी वेसल्स होती है, उनके अंदर जाकर ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, माइक्रोवास्कुलर ऑक्लूजन्स कॉज करेगा। ये जो माइक्रोवास्कुलर ऑक्लूजन्स हो जाता है बाद में कॉज करेगा वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस। वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस का मतलब ये होता है कि ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होता है, जो साइड में जो टिश्यू होता है उसके पास ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो ब्लड वेसल ही ब्लॉक हो गई ना, ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगी तो ऑक्सीजन कैसे आएगी टिश्यू के पास? तो उसको क्या कहा जाता है, वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस फेस करना पड़ेगा। वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस होने की वजह से क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाएगी, अब वो जो ब्लड वेसल्स थी उनकी इम्पेयरमेंट हो जाएगी, वो खराब हो जाएंगी ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से क्या इन्फार्क्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यही इन्फार्क्ट्स अगर स्प्लीन के अंदर डेवलप हो जाते हैं तो क्या होता है, ऑटोस्प्लीनेक्टमी। ऑटोस्प्लीनेक्टमी मतलब क्या कि जो स्प्लीन के अंदर जो तुम्हारी वो है ना, स्प्लीन के अंदर इन्फार्क्ट्स मतलब आरबीसी ब्लड वेसल के अंदर इन्फार्क्ट्स की फॉर्मेशन। स्प्लीन के अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो टिश्यू इस्चीमिया हो जाएगा, मतलब टिश्यू को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो और साथ साथ नेक्रोसिस होने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या जो ऑटोस्प्लीनेक्टमी। ऑटोस्प्लीनेक्टमी में क्या होता है कि जो साइज हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है स्प्लीन की। एट्रोफी ऑफ द स्प्लीन का मतलब ये है कि जो स्प्लीन का साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। स्प्लीन का साइज डिक्रीज हो जाने का एट्रोफी का मतलब यही होता है कि साइज डिक्रीज हो जाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा स्प्लीन ऑटोस्प्लीनेक्टमी में साइज डिक्रीज हो जाना, स्प्लीन का साइज डिक्रीज हो जाना स्प्लीन का, और साथ साथ हाइपोस्प्लीनिज्म देखने को मिलता है, मतलब स्प्लीन का जो फंक्शन हो जाता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। अब जो वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस जो हो जाते हैं वो तुम्हें ब्रेन के अंदर अगर है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। मतलब जो ब्लड वेसल, जो आर्टरी, जो ब्रेन के अंदर जो ब्लड लेके जा रही है वो ब्लॉक हो गई तो क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा ब्रेन के अंदर। लंग के अंदर एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो जाएगा, मतलब तुम्हें डिस्पनिया देखने को मिलेगा। डिस्पनिया मतलब तुम्हारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगा। शॉर्टर्स जो तुम्हारी सिकलिंग को डिक्रीज करते हैं वो तुम्हारा होता है हीमोग्लोबिन एफ। हीमोग्लोबिन एफ जो जाता है वो तुम्हारी सिकलिंग को डिक्रीज करता है। तभी जो क्लिनिकल फीचर्स जो जाता है सिकल सेल एनीमिया के, वो 6 मंथ्स, मतलब बच्चा पैदा हुआ है 6 मंथ्स के बाद ही डेवलप होते हैं, क्योंकि तब फीटल हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो तभी क्या हो जाता है, जो तुम्हारे सिकल सेल एनीमिया के जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं तब डेवलप नहीं होते, क्योंकि HbF जो जाता है वो तुम्हारी सिकलिंग के इफेक्ट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो जाता है वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तुमने अभी सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव था। थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। और थैलेसीमिया जो हो जाता है वो तुम्हारा मेनली अगर इंडियंस में देखा जाए तो ये सिंधीज़ को अफेक्ट करता है, पंजाबीज़ को अफेक्ट करता है, और मोस्टली मेडिटेरेनियन रीजन में ज़्यादा कॉमन होता है थैलेसीमिया। ना थैलेसीमिया जो हो जाता है वो 2 तरह का होता है, तो अल्फा थैलेसीमिया, एक बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया जो जाता है उसके अंदर अल्फा जीन की सिंथेसिस क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन की सिंथेसिस क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। बीटा चेन की सिंथेसिस में तुम देखते हो कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है HbA जो तुम्हारा हीमोग्लोबिन है, HbA जो हीमोग्लोबिन होता है अल्फा टू बीटा टू होता है। क्या होता है कि जो दो बीटा चेन्स जो हो जाती है, यही दो बीटा चेन्स जो जाती हैं ये कोडेड होती है बाय सिंगल बीटा ग्लोबिन जीन जो तुम्हारे क्रोमोसोम 11 पे प्रेजेंट होता है। क्या होता है कि जो दो बीटा ग्लोबिन बीटा चेन्स जो होती हैं ये तुम्हारी कोडेड होती हैं बाय सिंगल बीटा ग्लोबिन जीन जो तुम्हारे क्रोमोसोम 11 पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही जो हो जाता है, अब जो तुम्हारा बीटा थैलेसीमिया जो जाता है इट इज़ मोर कॉमन एज कम्पेयर टू द अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में जो दो अल्फा जीन्स जो जाती हैं इट इज़ कोडेड बाय फोर अल्फा जीन्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम 16। अब ये जीन डिलीशंस की वजह से होता है मेनली जो तुम्हारा अल्फा थैलेसीमिया होता है। अब हम बात करते हैं बीटा थैलेसीमिया को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि मोस्ट कॉमन और ज़्यादा होता भी बीटा थैलेसीमिया होता है, अल्फा थैलेसीमिया रेयर होता है। तो जो बीटा थैलेसीमिया की अगर हम बात करते हैं तो बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है कि अब डिक्रीज सिंथेसिस हो जाती है तुम्हारी बीटा ग्लोबिन चेन की क्या होती है, डिक्रीज सिंथेसिस। तो बीटा ग्लोबिन चेन की जब डिक्रीज सिंथेसिस हो जाएगी तो ऑफकोर्स ही बात है HbA का लेवल तो कम होगा ही होगा ना। जब HbA का लेवल कम हो जाता है तो तुम्हारा माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है। क्या होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है। और क्योंकि HbA का लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल ही कम हो गया है, मतलब जो मेन हीमोग्लोबिन जो 95 से 97% का जो हीमोग्लोबिन होता है उसका लेवल कम हो गया, तभी तो हाइपोक्रोमिक हुई ना वो सेल्स। तो अब दूसरी बात क्या होती है कि जब HbA का लेवल कम हो रहा है तो यहाँ पर HbF का लेवल क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, HbA2 का लेवल बढ़ जाता है, दोनों हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तीसरी बात ये जो तुम्हें बीटा थैलेसीमिया में देखने को मिलती है वो क्या होता है कि एक्यूमुलेशन हो जाता है अल्फा चेन का अरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स में। अरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स जो जाती है वो तुम्हारी क्या फॉर्म करती है, RBCs फॉर्म करती हैं। यही अरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स के अंदर क्या हो जाता है, अल्फा चेन का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है। अल्फा चेन का जब एक्यूमुलेशन हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो सेल्स जो है अरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स फिर डिस्ट्रक्शन हो जाता है इनका, बोन मैरो के अंदर जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो क्या हो जाएगी, इनइफेक्टिव अरिथ्रोपोइसिस हो जाती है। इनइफेक्टिव अरिथ्रोपोइसिस होने की वजह से सम RBCs जो जाती हैं वो डिस्ट्रॉय, अब इनइफेक्टिव अरिथ्रोपोइसिस हो जाती है जिसकी वजह से यही RBCs क्या हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है स्प्लीन के अंदर, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस। एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस जो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस मतलब हीमोलिसिस किधर, स्प्लीन के अंदर या फिर लिवर के अंदर। अब हम बात करते हैं लास्ट, दैट इज़ अ ब्लड लॉस एनीमिया। एंड ब्लड लॉस एनीमिया के अंदर दो टाइप्स मैंने तुम्हें बताए थे, एक तो एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया और दूसरा मैंने तुम्हें बताया था क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया। एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया को अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो क्या होता है, अब जो मेनली जो एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया है उसके जो इफेक्ट्स, मतलब एक्यूट ब्लड लॉस है एक्यूट ब्लड लॉस किसी को हुआ तो उसके जो इफेक्ट्स जो हो जाते हैं, जो हमें देखने को मिलता है एक्यूट ब्लड लॉस के जो इफेक्ट्स जो होता है, ब्लड लॉस हुआ है किसी को तो उसके इफेक्ट्स हम मतलब इफेक्ट्स कैसे देखने को मिलता है, वो इस वजह से होते हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम। मतलब जो ब्लड वॉल्यूम जो हो जाती है, मतलब जो वेसल्स के अंदर जो वॉल्यूम जो जाती है कम हो जाती है क्योंकि ब्लड लॉस हुआ है ना, तो ब्लड वॉल्यूम तो ऑफकोर्स ही पता कम होगी ना, तो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम देखने को मिलती है, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। अगर इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम का लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाएगा विच विल अल्टीमेटली लीड टू शॉक एंड देन अल्टीमेटली डेथ। कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स में क्या हो जाता है कि सीवियर हाइपोटेंशन हो जाता है। अब हाइपोटेंशन ही होगा ना इससे, कि मतलब BP कम हो जाएगा, तो सीवियर हाइपोटेंशन होने की वजह से जो हार्ट की जो मसल्स होती है, हार्ट अच्छी तरह काम नहीं की, जिसके कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाएगा, जिससे स्ट्रोक हो जाएगा, जिसकी वजह शॉक हो जाएगा, देन शॉक होने की वजह से क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। नाउ क्लिनिकल फीचर्स जो तुम्हारे डिपेंड करते हैं ऑन द रेट ऑफ क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं वो तुम्हारे एक्यूट ब्लड लॉस के कि मतलब कितना सीवियर हो जाएगा, तो वो तुम्हारे डिपेंड करता है ऑन द रेट ऑफ हेमरेज, मतलब कितना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। दूसरी बात ये कि ब्लीडिंग क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग है फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग है ना। अब अगर पेशेंट सर्वाइव कर जाता है, उस ब्लड लॉस को सर्वाइव कर गया पेशेंट सर्वाइव कर गया उस ब्लड लॉस को, तो क्या हो जाता है, मूवमेंट होती है वाटर की फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट इनटू द इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट। पेशेंट सर्वाइव कर चुका है तो वाटर की तो क्या होता है
मूवमेंट होता है वाटर की फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट टू द इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट। तो इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि वाटर की शिफ्ट हो रही है, वाटर क्या है, फ्लूइड है, तो उसको क्या कहा जाता है, फ्लूइड शिफ्ट। अब यही फ्लूइड शिफ्ट क्या हो जाता है, ये हीमोडाइल्यूशन कॉज कर देता है एंड हीमाटोक्रिट का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब तुम्हारा क्या होता है, वाटर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो सेल्स जो जाते हैं उनका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, टिश्यू ऑक्सीजनेशन क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी सेल्स जो जाती है उनके लेवल कम हो जाते हैं, आरबीसीज का लेवल कम हो जाएगा। अब आरबीसीज का लेवल कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा, तो इसके वजह टिश्यू ऑक्सीजनेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो ट्रिगर करेगा तुम्हारी किडनीज़ को, जिसकी वजह से किडनीज जो जाती है वो एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने लग जाती है, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा फॉर्म बनाने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ करती है एरिथ्रोपोइटिन। जब एरिथ्रोपोइटिन काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाता है, ये एरिथ्रोपोइटिन जो जाता है वो स्टिमुलेट करता है तुम्हारी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स को। किसको स्टिमुलेट करता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जब ये स्टिमुलेट हो जाती है तो तुम्हारी 5 दिन लगता है और तुम्हारी CFUE मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स को तुम्हारे रेटिकुलोसाइट्स में कन्वर्ट होंगे। अब रेटिकुलोसाइट्स जब कन्वर्ट हो जाएंगी तो ऑफ कोर्स ही बात है वो ब्लड वेसल में आ जाएंगी, तो इन्हीं को कन्वर्ट होने में 5 दिन लग जाते हैं। नाउ अगर बात करते हैं, ये तो तुम्हारा ये चीज़ हो गया कि इससे क्या हो जाएगा, पेशेंट सर्वाइव हुआ तो अल्टीमेटली तुम्हारा ब्लड जो RBC से होते हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। दूसरी बात ये आती है, अगर जो तुम्हारा हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है, अब इसके 2 चीज़ें हैं, अब वो तब तुम्हारा रिकैप्चर हो जाएगा, मतलब अगर तुम्हारा RBC जो होती है, अगर तुम्हारा रेड सेल्स अगर तुम्हारा टिश्यूज़ के अंदर जा रही है, टिश्यूज़ के अंदर अगर RBC जा रही है तो वहाँ से तुम्हारा आयरन जो जाती है वो रेड सेल्स जो होती है वो तुम्हारे कैप्चर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आयरन क्या हो जाएगा, आयरन लॉस नहीं होगा। लेकिन आयरन लॉस उस केसेस में होगा जब तुम्हारा ब्लीडिंग होगी गट के अंदर। दूसरी बात ये, जब तुम्हारी ब्लीडिंग होगी बॉडी के बाहर, आउटसाइड दी बॉडी, तब आयरन लॉस होगा ही होगा ना, ऑफ कोर्स ही बात है, बाहर का ब्लड तुम अंदर कैसे लेके आओगे। और ब्लीडिंग अगर गट के अंदर हो जाती है तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, आयरन लॉस होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये था तुम्हारा एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक ब्लड लॉस। क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया, ये क्रॉनिक ब्लड लॉस जो होता है वो तुम्हारा तभी एनीमिया के अंदर लीड करता है जब तुम्हारा जो रेट ऑफ लॉस जो होता है ब्लड का, वो तुम्हारा एक्सीड, मतलब जितना ज़्यादा तुम्हारा ब्लड लॉस हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब रीजनरेशन जो होता है RBCs का वो उतने अच्छे लेवल पे नहीं हो रहा जितना ज़्यादा तुम्हारा ब्लड लॉस हो रहा है। तो तब क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स तब एनीमिया हो रहा है ना, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो ही जा रहा है और रीजनरेटिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी बात ये, जब तुम्हारा आयरन रिजर्व्स क्या हो जाता है, जब वो डिप्लीट हो जाते हैं, आयरन रिजर्व्स का जब डिप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दैट्स इट, अब तुम्हारा एनीमिया कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।